राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेंस के बारे में जो उसका आवर्धन क्षमता है वो करने जा रहे हैं, और साथ साथ कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे। और क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो आपका लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। लेंस की आवर्धन क्षमता, इसको आप मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, मतलब उसका मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालेंगे तो जैसे हमने दर्पण में परिभाषित किया था कि जो दर्पण प्रतिबिंब बनाता है उसका जो आकार होता है और वस्तु के आकार के अनुपात को उसकी आवर्धन क्षमता कही जाती है। उसी तरीके से यहाँ भी है, मतलब जो लेंस है या जो दर्पण है वो वस्तु के आकार को कितना बढ़ा करके बनाता है या कितना छोटा कर देता है, ये उसकी आवर्धन क्षमता होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वस्तु का आकार जो है, जो वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब में बड़ा ही होता है, ऐसा नहीं है, उसका आकार छोटा भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेंस ने जो वस्तु के आकार को कितना बढ़ा या घटा दिया, ये उसकी आवर्धन क्षमता होती है। लेकिन परिभाषित कैसे किया जाता है, तो वस्तु का आकार होता है और प्रतिबिंब का आकार, उसी से उसको डिफाइन करते हैं। तो होता है प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु के आकार के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कही जाती है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार, जिसको आप एच डैश से संकेत करते हैं, एवं वस्तु के आकार के अनुपात को, ठीक है ना, लेंस की आवर्धन क्षमता कही जाती है। लेंस की आवर्धन क्षमता कही जाती है, ठीक है ना। अर्थात या देयरफॉर आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटा एच, ठीक है ना। और लेंस के लिए ये m जो आता है वो एच डैश बटा एच तो होता है, लेकिन ये आता है प्लस वी वाई। मतलब v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, जहां पे बनता है प्रतिबिंब उसकी दूरी, और बटा ये होता है वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ये होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपका m का जो वैल्यू आता है एच डैश बटा एच, है ना, वो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है। एच डैश बटा एच इज इक्वल टू प्लस होता है, एच डैश बटा एच इज इक्वल टू प्लस वी बटा यू, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है हमको। तो ये हो गया क्या, आवर्धन क्षमता। मतलब जो लेंस है, लेंस ने वस्तु के, अगर मान लीजिए कोई लेंस है, यहाँ पे मैंने उत्तल लेंस ही ले लिया है ना, ये उत्तल लेंस ले लिया, आपने यहाँ पे वस्तु रखा, तो इस वस्तु के आकार को, ये जो आपका लेंस है वस्तु के आकार को कितना बढ़ा घटा दिया, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनाया,
ये है वस्तु, तो वस्तु की दूरी ये जो होती है, मतलब इसके प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी आप u लेते हैं, है ना, और प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v लेते हैं, ये वाली दूरी। तो ये हो गया प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब हो गया। ये है आपका वस्तु, इसका जो आकार है वो h है, इसका आकार h डैश है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि m का मान क्या हो जाएगा, h डैश बटा h। ये m का मान जो है वो क्या होता है, तो h डैश मतलब प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार बराबर प्लस v मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ये होता है। तो ये एकदम ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है लेंस में, वहां भी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है दर्पण में। दर्पण में तो आपको लिखवा दिया सारा, एच डैश बटा एच होता है, लेकिन ये केवल माइनस में होता है। तो ध्यान रखना है कि दर्पण में माइनस में होता है और आपका लेंस में प्लस में होता है। एच डैश बटा एच तो दोनों में होता है, लेकिन वो प्लस भी बटा यू होता है लेंस में, माइनस भी बटा यू होता है दर्पण में। तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, बाकी सारा कुछ वही है। एम का मान अगर प्लस होगा, धनात्मक होगा, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। एम का मान अगर ऋणात्मक होगा तो जो प्रतिबिंब है उसका वो जो उल्टा बनेगा, है ना, और वास्तविक बनेगा। तो मैंने जो दर्पण में करवाया है आपको पिछले वाले वीडियो में, दर्पण में जो मैग्निफिकेशन कराया है, आवर्धन क्षमता उसका कराया था, वही चीज यहाँ पे भी आएगा। लेंस की आवर्धन क्षमता और दर्पण की आवर्धन क्षमता में केवल यहाँ माइनस का डिफरेंस होता है जो दर्पण है, बाकी एम का मान धनात्मक ऋणात्मक जो भी वहां लिखवाया था सेम वही है। तो उसको हम दोबारा नहीं लिखाने जा रहे, क्योंकि एक ही चीज है तो उसमें टाइम बर्बाद होगा केवल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा करेंगे जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तब फिर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने तो पहले लिख दिया है थोड़ा, और उसको मैं समझा दूंगा, फिर मैं इसका फिगर बनाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो आपको थोड़ा इस पे जो टॉपिक वाइज है मैं थोड़ा थोड़ा लिख करके पहले दूंगा, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। तो इसमें क्या है, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है ना। टेलीस्कोप आप सुने ही हैं, माइक्रोस्कोप, अगर क्या कहते हैं आपका जो प्रयोगशाला होता है कॉलेज का, उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, लेकिन वो चूंकि प्रकाश की किरणों का प्रयोग करता है प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो इसको प्रकाशिक यंत्र बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और इसकी सहायता से सूक्ष्म कणों को देखा जाता है, जो आपको आपकी आंख से नहीं दिखता है उसको आप देख सकते हैं। तो सूक्ष्म कणों का या अति सूक्ष्म कणों या सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सिद्धांत क्या होता है, तो इसमें सही मायने में दो लेंस होता है, एक को अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं और एक को नेत्रिका बोलते हैं, ठीक है ना। अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और जो नेत्रिका है उसको आईपीस कहते हैं। तो वो आगे चल के आपको फिगर में बताएंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव जिसको अभिदृश्यक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, मतलब जो अभिदृश्यक है, उसके पास रखते हैं वस्तु को। वस्तु तो छोटा होता है क्योंकि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है ना। सूक्ष्म वस्तु मतलब बहुत छोटा वस्तु जो हमें नहीं दिखता, उस वस्तु को देख रहे हैं या कह सकते हैं, और छोटा वस्तु है, दिख भी रहा है तो वस्तु छोटा है। लेकिन माइक्रोस्कोप का प्रयोग हम वैसी ही वस्तु को देखने के लिए करते हैं जिसको हम आंखों से नहीं देख पाते। तो ये जो वस्तु है, जब कोई छोटा वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो जो अभिदृश्यक लेंस है उसके फोकस से थोड़ा सा दूर रखते हैं, लेकिन एकदम पास ही रखते हैं, फोकस के ऊपर नहीं रख करके फोकस के पास रखते हैं, फोकस से परे बिल्कुल निकट। तो इसलिए मैंने लिखा है, जब किसी छोटी वस्तु को कम फोकस दूरी के, अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी छोटा होता है, कम फोकस दूरी के फोकस से परे बिल्कुल उसके निकट रखा जाता है, तो उसका वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब, तो जो पहला वाला वस्तु है जो आपने लिया है उसका जो अभिदृश्यक है,
जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या करता है कि उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, थोड़ा बड़ा बनाता है और लेंस के दूसरी ओर बनाता है। मतलब इधर अगर कोई लेंस है, अगर ऐसे समझाऊं आपको, तो एक लेंस यहाँ पे है ना, इधर अगर इसका जो फोकस है यहाँ पे अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो इसका ये प्रतिबिंब इधर बनाता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाया है ना। हमने एक छोटा सा वस्तु लिया ये वाला, है ना, और ये इसका प्रतिबिंब बनाया, तो इसको कहते हैं, ये वाला जो है इसके सामने वस्तु को रखा गया तो इसको कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, है ना। और ये प्रतिबिंब इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि ये वाला प्रतिबिंब, यहाँ पे एक होता है नेत्रिका, तो नेत्रिका लेंस ये होता है, इसका जो द्वारक है बड़ा होता है और इसका फोकस दूरी भी बड़ा होता है, इसका फोकस दूरी ज्यादा होता है, इसका फोकस दूरी कम होता है। तो इसके फोकस दूरी, ये वाला जो फोकस, ये जो इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, यह प्रकाशिक केंद्र हमने इसको ओ ले लिया, इसको ओ डैश कर देते हैं या ओ जो भी है। तो इसके प्रकाशिक केंद्र और इसका जो फोकस है ना, इसका मान लीजिए इसको आई पीस बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं, तो ई से संकेत करते हैं। तो ये वाला प्रतिबिंब को इस तरीके से बनाया जाता है कि ये प्रतिबिंब जो है इसके ऑप्टिकल जो ये प्रकाशिक केंद्र और जो फोकस दूरी है, जिसको आप कह सकते हैं फोकस दूरी नहीं, फोकस एफ ई, नेत्रिका का जो फोकस है उसके बीच बन जाए। अगर ये बीच बनता है तो इसका फिर से प्रतिबिंब इधर ही बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, बड़ा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब मतलब इधर था वस्तु तो इधर ही बना, क्योंकि ये प्रतिबिंब इसके अंदर आ गया तो ये इसके लिए वस्तु का काम करता है, तो इसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बनाता है, और जो लेंस है उसके ओर ही बनाता है, मतलब इस लेंस के इधर था तो इधर ही बनाता है। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है जो हमने यहाँ लिखा है कि जब किसी छोटी वस्तु को कम फोकस दूरी के अभिदिशक लेंस के फोकस से परे बिल्कुल उसके निकट रखा जाता है तो उसका वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब ये वाला, है ना, बनता है ना, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस, ये नेत्रिका है, उसका ये फोकस है, ये वाला फोकस, ये वाला फोकस है आपका, ठीक है। नेत्रिका के फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र ओ है के बीच बनाया जाता है, जिसका सीधा आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो लेंस के उसी ओर प्राप्त होता है जिस ओर ये वाला प्रतिबिंब इसका है, ये इसके लिए वस्तु का काम करता है, तो इसका प्रतिबिंब फाइनल यहाँ बनाता है। इसी चित्र को बनाएंगे जो हमने आपको अभी थोड़ी सी समझाई है, इसी चित्र को बनाएंगे। देख रहे हैं वस्तु आपने कितना छोटा लिया था, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब पहले बड़ा हुआ फिर से बड़ा हो गया और इसीलिए दिख जाता है। तो इसी को हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसमें कि दो लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका फिगर बनाएंगे और उसके बाद उसका निर्माण विधि लिखेंगे। तो फिर से ध्यान रखेंगे कि फिगर बनाते समय आपको मैं फिगर साथ साथ बनाऊंगा, जिससे कि कुछ कुछ मैं आपको बताऊं, तो वो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लिखने का काम जब होगा, ज़्यादा होगा, तो मैं उसको लिख करके समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम उसको साथ साथ फिगर बनाएंगे, ठीक। तो ये देखिए, ये हम फिगर बना रहे हैं, इसमें हमने एक छोटा सा लेंस लिया है जिसका फोकस दूरी छोटा है ना, इसके सामने, ये इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको ओ से संकेत करते हैं, इसको ओ हमने लिख दिया, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अभिदृश्यक बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक बोलते हैं। तो ये हो गया अभिदृश्यक, ठीक है ना। और इसका जो फोकस है इधर वाला, प्रथम फोकस इधर, द्वितीय फोकस, तो इसका प्रकाशिक केंद्र तो होगा, ये मान लीजिए फोकस आपका यहाँ पे है ना, तो ये फोकस को यहाँ पे हम संकेत करते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला है तो एफ ओ लिखते हैं, है ना। अब इस फोकस के बहुत पास में, इसके फोकस के बहुत पास में हम वस्तु को रखेंगे, छोटा वस्तु लेंगे, ठीक है ना। तो जितना पास हो सकता है आप रख सकते हैं इसको। तो ये जो है वस्तु है आपका, वस्तु को एकदम पास रखेंगे। अब वस्तु से क्या होगी, एक किरण समानांतर ऐसे आएगी तो समानांतर किरण बनाएंगे, ठीक है ना। और समानांतर किरणें कहाँ से जाती है, तो समानांतर किरणें जो उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करने का मतलब अभिसारित करता है, मतलब ये मुख्य अक्ष
मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगा। और आपको पता है कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें होती हैं तो उसके फोकस बिंदु से गुजरती है। इसका मतलब इधर इधर जो फोकस हमने लिखा है F0 के पास, इधर भी तो आपका वैल्यू वाइज अगर देखेंगे तो इधर भी एक इसका फोकस ये वाला का इधर, तो इधर वाले का भी उतना ही दूरी पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं FO डैश, ठीक है ना, इस तरीके से FO डैश। अब FO डैश जो जिस बिंदु से गुजरता है इसको बाद में करेंगे, या इसको FO डैश लिख लीजिए, है ना। एक को FO डैश लिख लेंगे। चलिए पहले बना लेते हैं। तो क्या होगा, ये पैरेलल जो लाइन है, ये जो समानांतर किरण है, ये अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से इसको गुजारेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि फोकस से गुजारते समय इसको इस तरीके से गुजरेगा फोकस बिंदु से, है ना। तो ये किरण, एक किरण ये आपतित हो गई, ये अपवर्तन के बाद इधर जाएगी। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जो किरणें गुजरती हैं, है ना, वो कभी भी अपवर्तित नहीं होती। मतलब यहाँ से अगर प्रकाशिक केंद्र के ऊपर, ये प्रकाशिक केंद्र है जिसको ऑब्जेक्टिव वाला मैंने लिया है वो, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली किरणें कभी भी अपवर्तित नहीं होती, अपने ही रास्ते पे चली जाती है। पहले भी बताया आपको मैंने। तो ये जो किरण होगी, यहाँ से अगर मैं बनाऊं दूसरा किरण लूं, तो ये किरण कैसा होगा, ये इस प्रकाशिक केंद्र से पास करता हुआ सीधे गुजर जाएगा, है ना। तो प्रकाशिक केंद्र से पास करता हुआ मैंने जो बनाया, अब ये दोनों दोनों जो लाइन है कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो जहां पे कट कर रहा है यही तो प्रतिबिंब बनेगा, ये वाला जो है ये प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपने इसको ऐसे लिखा है AB, इसको अगर आप वस्तु को AB लेंगे, तो A से जो किरण आ रहा है, A से किरण आ रहा है, एक ऐसे चल के आ रहा है और यहाँ कट कर रहा है, तो A डैश बनाएगा। B से जो किरण आ रहा है यहाँ पे B डैश बनाएगा। तो दिख रहा है AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश के ऊपर बन गया, है ना। तो दिख ही रहा है, आप वस्तु छोटा लिए थे, उसका थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब आपको मिला है। हमने कहा था कि ये वाला जो प्रतिबिंब है उसको आई पीस जो नेत्रिका है उसके फोकस दूरी और उसका प्रकाशिक केंद्र के अंदर बनाना होता है। तो इसको बनाते समय ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इसको जब बनाएंगे तो आपको ये बड़ा लेंस लेना है, क्योंकि इसका जो फोकस दूरी होता है छोटा होता है, इसका फोकस दूरी बड़ा होता है, इसका द्वारक बड़ा होता है। तो ये वाला एपर्चर इसका छोटा है, इतना डायमीटर, उसका बड़ा होना चाहिए। तो बनाते समय, और ये दोनों रे उसी में आना चाहिए, तो आपको बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं देखिए इस तरीके से बना रहा हूँ, ये बना दिया। अब ये जो रे आ गया, ये जो रे इसके अंदर आया, ये रे सीधा चला जाता, लेकिन अब ये क्या करेगा, उसको अपवर्तन कर देगा। तो ये रे आ गया, और इसका जो प्रकाशिक केंद्र है इसको कहते हैं आई पीस, नेत्रिका। इसको नेत्रिका बोला जाता है, इसको अभिदृश्यक बोला जाता है। इसको अभिदृश्यक बोलते हैं, उसको नेत्रिका बोलते हैं। तो अभी आई पीस है, तो इसका जो प्रकाशिक केंद्र हो गया उसको ई मान लेते हैं। यहाँ पे इसका फोकस दूरी ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो है वस्तु, ये इसके फोकस दूरी के अंदर बनना चाहिए। अगर मैं इसको FE डैश लिखूं, इधर FO डैश हो गया, इसको FO लिख लेते हैं। ये वाला जो प्रतिबिंब बना है इसको FO लिख लेते हैं। प्रतिबिंब तो यहाँ बना, और ये FE डैश क्या बोले थे कि प्रकाशिक केंद्र, इसका प्रकाशिक केंद्र और इसके फोकस के ये वाला प्रतिबिंब बीच में कहीं पे बनना चाहिए। FE डैश और E के बीच में कहीं पे बनाया जाता है। इस तरीके से हम इन दोनों को, ये दोनों एक क्या कहते हैं, दंड व्यवस्था, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर इसको हम आगे पीछे घुमा सकते हैं। ये दोनों जो लेंस है, और उसकी सहायता से कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु AB का प्रतिबिंब जो A डैश B डैश बना, उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है, A ऊपर है, यहाँ A डैश नीचे है, तो मतलब उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये भी बताया था मैंने, है ना। और वस्तु से बड़ा बन रहा है तो इसका मतलब बड़ा प्रतिबिंब है, तो मैंने शुरू में सिद्धांत में लिखवाया था। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, तो इसके आई पीस और इसका फोकस के बीच में बनना चाहिए। अब जो है, ये जो है, अगर इसके फोकस और आई पीस के बीच में इसका प्रतिबिंब बना, तो यही प्रतिबिंब से जो आती हुई किरणें हैं
इसके लिए क्या करती है, तो इसके लिए बन जाती है वस्तु। तो ये वस्तु समझ लेता है ये वाला जो आईपीस है इस प्रतिबिंब को, और प्रतिबिंब से जो किरणें इसके ऊपर आपतित हो रही है इसको ये फिर से अपवर्तित करता है और उसका अंतिम रूप से प्रतिबिंब बनाता है। तो उसको बनाने के लिए ध्यान रखना है कि आप जो आपका जो ये वस्तु है, इस वस्तु से होता हुआ इसके प्रकाशिक केंद्र से, फिर से जैसे हमने प्रकाशिक केंद्र से एक किरण लिया तो वो सीधी चली गई, ये वाली किरण सीधी चली गई है ना, ये वाली किरण ये है ना, ये सीधी चली गई थी। उसी तरीके से इस प्रतिबिंब से भी यहाँ पे एक ऐसा किरण लेंगे जो सीधी चली जाए, तो इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा। ये देख लीजिए इस बिंदु से होता हुआ बना रहे हैं, तो हम इस तरीके से देखिए हमने ले लिया है ना। तो ये आपका आ गया, आप इसको यहां बना दीजिए, कहीं बनाइए तो एक ही बात है। तो ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ जो किरण गुजरेगा सीधा चला जाएगा, उसको मैंने थोड़ा पीछे बना दिया है, और पीछे बनाएंगे उसी तरीके से यहाँ से जो किरण जाएगी वो भी अपवर्तित होगी। तो ये किरण इस तरीके से उसको पीछे बनाइएगा। ध्यान रखना है कि इसको जब आप पीछे बनाएंगे तो ये यहीं पे आके मिलना चाहिए, ये दोनों जो किरण है। तो इसको पहले ही क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा, अगर आता है तो इसको पहले ही हम यहाँ से मिलाते हुए और बनाएंगे। तो ये जो है ये भी कन्वर्ज होगा किरण है ना। तो कन्वर्ज होने वाली जो किरणें होती है उसको मिलाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये जो आ रहा है इसको मैंने पीछे खींच लिया, क्योंकि ये जो किरण होगा जब इसके ऊपर आपतित होगा तो इसको ये अभिसारित करेगा, मतलब उधर के दिशा में जाएगा। तो वहां से जब किरणें आएगी तो उसको भी हम पीछे मिलाएंगे तो कहीं मिलता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है ना, वो कहीं से भी हो, तो वो ध्यान रखने की बात होती है। तो इसको आप अगर आपको पीछे और भी करना पड़े तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है, या इस लाइन को और भी पीछे हम कर लेते हैं, जहां पे मिलेगा उस हिसाब से इस तरीके से भी मिलाया जा सकता है। तो यहां से मैं इसको मिला करके स्केल से इसको आपके पास तो स्केल है तो बड़ी आसानी से मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिलाते हैं। ये देखिए मैंने मिलाया इसको, है ना। मैंने क्या किया, इसको और पीछे खींच लिया यहाँ से मिलाते हुए। कहीं पे भी मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे भी मिला सकते हैं, आप यहाँ से भी मिला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पे भी मिलाइए, उसको केवल ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए, ये वाली लाइन सीधी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के बाद ये जो किरण आया, ये जो आपतित किरण आई यहाँ पे अपवर्तन होने के बाद, तो ये वाला लेंस फिर से इसको अपवर्तित कर देगा। इसको पीछे मिलाइएगा तो यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये जो किरण आई प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, वो तो अपवर्तित नहीं हुई, तो सीधी आ गई, और सीधी आने के बाद अब जो है इसके ऊपर आपतित हो रही है, तो ये जो नेत्रिका है इसको अपवर्तित करेगा, और उसको पीछे अगर मिलाएंगे तो वहीं मिलेगा। और यहाँ से ये वाली लाइन सीधी प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आ रही है, तो प्रकाशिक केंद्र उसको पास कर देगा, उसके अंदर कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे भी मिले, यहाँ मिलेगा, कहीं कहीं यहाँ मिलेगा तो यहाँ से खींच देंगे। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ बताने के लिए थोड़ा दूर खींच लिया, और यहाँ से अब इसका प्रतिबिंब जो बन जाएगा वो ये वाला बना। तो दिख रहा है आपको, ए डैश से जो आ रहा है वो ए डैश, मतलब ए डबल डैश लिख देते हैं यहाँ पे, और बी से बी डैश से जो किरण आएगी यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब ये बी डबल डैश बनेगा। तो फाइनल जो प्रतिबिंब है, जो अंतिम प्रतिबिंब है, दिख रहा है आपको कितना बड़ा बन रहा है ना, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो वस्तु था ये भी था, उसको अभिदृश्यक ने थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब उससे बनाया, ए बी का बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाया। इस ए डैश बी डैश को इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी जो या फोकस एफ ई डैश है उसके बीच में बनाया गया कहीं पे भी, और उसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, हमें पता है कि जब भी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में कोई वस्तु रखा रहता है, ये प्रतिबिंब इसका है, इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो ये वाली जो वस्तु है, इस आपका जो नेत्रिका है उसके लिए एक वस्तु का काम करेगा, और वस्तु का ये प्रतिबिंब बनाएगा। जब भी उत्तल लेंस के फोकस दूरी, फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में कोई वस्तु स्थित होती है, तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है,
उसी ओर बनता है लेंस के जिस ओर वस्तु होता है। तो वस्तु इधर है, इसी ओर बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब बी डैश है, बी ए डैश नीचे है तो ए डैश बनेगा, ए डबल डैश तो दिख ही रहा है, ए डैश से किरण जो है पीछे अगर खींच रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, तो ये वाली किरण उसी तरीके से ये वाली किरण भी इधर खींच रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, मतलब ये ए डैश से होकर ही तो आया था ये वाला किरण और ये वाला किरण, जो अपवर्तन होकर के उधर जा रहा है उसको पीछे खींच रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, मतलब ए डैश से जा रहा है ये सारा किरण, तो ए डैश के का जो प्रतिबिंब है वो ए डबल डैश बनेगा, और बी डैश से जो किरण है वो ये वाली किरण है ना, इधर जाएगी तो ये बी डबल डैश है, तो ये जो दिख रहा है बी डैश ऊपर ए डैश नीचे, ए डबल डैश भी नीचे बी डैश ऊपर, मतलब इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, मतलब आपका जो प्रतिबिंब पहले ऐसे था अभी भी उसका प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है। इसने जो प्रतिबिंब बनाया ए बी का, बी डैश ए डैश उल्टा करके बनाया, और इसने इसको सीधा इसी का प्रतिबिंब बनाया है, तो ये जब ऐसे है तो ये ऐसा प्रतिबिंब ही बनेगा, है ना, लेकिन इससे बड़ा बनता, और इसीलिए आप सूक्ष्मदर्शी से किसी भी छोटी सी वस्तु को आप बड़ा करके देख पाते हैं। तो ये है आपका अभी क्या कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आपका क्या कहते हैं चित्र है, वो है फिगर है, और आपको दिख ही रहा है कि वस्तु जब आपने यहाँ रखा है तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो वस्तु की दूरी हो जाएगी जिसको आप यू कहते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव से लिख रहे हैं तो यूओ लिखेंगे इसको, यूओ, ठीक है ना। उसी तरीके से ये प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, तो ये प्रतिबिंब बना रहा है बी डैश ए डैश, ये वाला प्रतिबिंब बना रहा है ना, तो प्रतिबिंब जो है उसकी दूरी को ले लेंगे भी, ये ऑब्जेक्टिव से बन रहा है ओ से बन रहा है तो इसको लिख लेंगे भी ओ, ठीक है। ये वाली दूरी जो है ये तो फोकस दूरी है ही आपका, है ना, हमारा जो ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है ये डैश, ये किससे, इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, किसके लिए आई पीस के लिए, तो इसको लिख लेंगे यू ई, है ना, इसको हमने लिख लिया यू ई, इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, और ये जो प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है ना, ये जो प्रतिबिंब बना रहा है आई पीस, तो आई पीस के लिए प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी जिसको भी ई कहते हैं, लेकिन ये डी के ऊपर बनाया जाता है जिसको आप कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर जो होता है, तो हम इसको ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि ये वाला जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी बराबर 25 सेंटीमीटर पे बने, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ये अंतिम प्रतिबिंब बनाया जाता है, जो आपका क्या कहते हैं जो दोनों लेंस है उसको इस तरीके से समायोजित करते हैं, वो एक ट्यूब के अंदर, है ना, ट्यूब एक नली होती है उसके अंदर फिक्स होता है और उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, वो उसके अंदर एक घुमाने के लिए दिया रहता है, उससे आप घुमाएंगे तो वो आप आगे पीछे होता है, और उसके समायोजन करके आप जो अंतिम प्रतिबिंब है उसको कहाँ बनाते हैं, डी के ऊपर बनाते हैं जहां पे एकदम क्लियर दिखता है, तो वो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब ये चित्र बन गया, इसमें हमने ये वस्तु की दूरी ये जो है आपका अभिदृश्यक के पास है, तो ए बी की जो दूरी है वो लिखा, इसने प्रतिबिंब बनाया ए डैश बी डैश, तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी मैंने इसके लिए लिया है तो भी ओ लिया। अब ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है तो इससे वस्तु की दूरी आई पीस है तो यू ई लिखा, इसने प्रतिबिंब बनाया यहाँ पे फाइनल, तो ये भी लिखा, जहां कहाँ बनना चाहिए, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनना चाहिए। अब इसके बाद इसका हम निर्माण करेंगे, तो निर्माण में थोड़ा सा लिखना है, उसको लिख करके समझाएंगे आपको, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए ये संरचना है, तो संरचना में ऑलरेडी बता चुके आपको कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है दो लेंस से बना होता है, दोनों उत्तल लेंस होता है ना, ये अभिदृश्यक लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होती है जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, दोनों उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना है, तो वही लिखा है मैंने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों द्वारा निर्मित होता है। फिर मैंने क्या कहा था कि जो अभिदृश्यक है ऑब्जेक्टिव इसलिए नाम है क्योंकि इसके निकट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जिस लेंस के नजदीक रखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो इसलिए लिखा है वस्तु के निकट स्थित लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है जिसकी फोकस दूरी छोटी होती है। तो आपका अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी कितना छोटा होता है, मतलब कम होता है, उसका द्वारक, ये वाला द्वारक जो है वो भी छोटा होता है ना, इसका द्वारक देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो द्वारक इसका बड़ा होता है, इसका फोकस दूरी बड़ा होता है, तो दोनों हमने क्या लिखा है
आंख के निकट ये होता है, ये आंख नेत्रिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आंख के निकट होता है ना। ये नेत्रिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आंख के निकट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आई के निकट होता है। तो नेत्रिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आंख के निकट होता है। तो आंख के निकट जो स्थित लेंस है उसको हम नेत्रिका कहते हैं। इसलिए लिखा मैंने, आंख के निकट स्थित लेंस को नेत्रिका कहा जाता है, जिसकी फोकस दूरी एवं द्वारक बड़ी होती है ना। इसका फोकस दूरी बड़ा होता है, दिख ही रहा है आपको, इसका फोकस दूरी यहाँ से यहाँ है। इधर भी अगर इधर लेंगे दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, है ना। तो अभी दोनों लेंस उत्तल लेंस होता है। अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के बीच की दूरी को मैंने कहा था रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रैक RACK एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं, ARRANGEMENT। तो उसको कहा जाता है दंड वक्र व्यवस्था। मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं, पिन जैसा खाचा खाचा बना होता है, उसके अंदर आप घुमाएंगे तो उसके ऊपर आगे पीछे वो होता है, इसलिए दंड वक्र व्यवस्था कहते हैं उसको, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। उससे हम आगे पीछे उसको दोनों लेंस को कर सकते हैं, समायोजित करते हैं, और उसकी वजह से हम जो इसका प्रतिबिंब है वो ऐसा बनाते हैं जिससे कि आई पीस के फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन जाए। जो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D पे बने। ये आपका निर्माण है, सॉरी निर्माण कर लीजिए, या संरचना सही है तो संरचना है। अब इसके बाद हम लोग कार्यविधि करेंगे। कार्यविधि में जो हमने अभी आपको समझाया है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है ये छोटा, और उसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है कि इसके बीच में, और वो इसका अंतिम प्रतिबिंब आभासी बनाता है। उसके बाद हम इसका आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो अभी कार्यविधि करेंगे, उसको भी मैं लिख देता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। तो ये है आपका कार्यविधि, जिसको वर्किंग बोलते हैं। तो वर्किंग में जो समझाया है उसी को लिखाया है। यहाँ भी देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि जो अभिदृश्यक लेंस है उसके फोकस, ये अभिदृश्यक लेंस है, इसके फोकस F4 ये वाला F4 के निकट AB रखा हुआ है। तो AB F4 के निकट स्थित वस्तु AB का, ये AB का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो A' B' उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है ना। ये तो उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और इससे वस्तु से बड़ा है। तो मैंने लिखा अभिदृश्यक लेंस के फोकस F4 के निकट स्थित वस्तु AB का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब A', B' वक्र दंड व्यवस्था, जो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बताए थे आपको, की सहायता से इस प्रकार प्राप्त किया जाता है ना। इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब है वो A', B' नेत्रिका के जो प्रकाशिक केंद्र है और फोकस F', तो वही लिखा है मैंने, नेत्रिका इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र E तथा फोकस F' के बीच निर्मित हो। ये वाला जो है कहाँ निर्मित हो जाए, तो E और F' के बीच निर्मित हो। तो इस स्थिति में इसका कैसा प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब, इसका सीधा प्रतिबिंब होता है, बड़ा होता है और आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कहाँ बनता है, तो लिस्ट डिस्टेंस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इस स्थिति में नेत्रिका द्वारा A' B' का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब A', B' स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया जाता है, D पर बनाया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आवर्धन क्षमता करेंगे। तो लेंस की आवर्धन क्षमता, इसके बाद हम लोग उसी को कोणीय आवर्धन भी कहा जाता है, जिसको M से संकेत करते हैं। तो लेंस की आवर्धन क्षमता हमने पहले आपको बताया था कि जो वस्तु का आकार है और जो प्रतिबिंब का आकार है, तो उससे हम उसको परिभाषित करते हैं। वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार H' है, वस्तु का आकार H है, तो H'/H बराबर V/U बताए थे आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, जब शुरू में बताए थे। लेकिन कोणीय आवर्धन भी कहा जाता है, मतलब जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब अंतिम बनता है, अंतिम प्रतिबिंब कौन बना, ये जो ऑब्जेक्टिव ने, मतलब आपका अभिदृश्यक ने इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाया, इसका प्रतिबिंब फाइनली ये बना,
ये कहाँ बना, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना। तो आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या कहा कि जो अंतिम प्रतिबिंब है ना, कहाँ बन रहा है, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, तो अभिदृश्यक और नेत्रिका की सहायता से बन रहा है। दिख रहा है आपको कि इसने, अभिदृश्यक ने इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाया, नेत्रिका ने इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाया, और हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये डी दूरी पर बने, है ना। तो जो हमारा जो नेत्रिका है वो जो अंतिम प्रतिबिंब बनाता है ए डबल डैश बी डबल डैश पे, ये कहाँ बनता है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है ना। तो अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो दोनों के सहायता से बनता है, अभिदृश्यक के सहायता से और आईपीस के सहायता से। ये आपको एकदम बात पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर इतनी ही दूरी पर वस्तु को रख दिया जाए, मतलब ये वाली वस्तु को इतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, तो जो आंख के ऊपर वो कोण बनाता है विदाउट, मतलब इसका और इसका कोई सहायता नहीं लेना है, मतलब ये वाली दूरी डी है, यहीं पे वस्तु को रख दें इस तरीके से, है ना, ए बी को रख दें, तो ए बी जो आंख के ऊपर सीधा कोण बनाएगा वो कोण लिया जाता है। मतलब एक में तो दोनों की सहायता से जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है डी दूरी पर, वो उसके द्वारा आंख के ऊपर बनाया गया कोण, तो ये कोण बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला जो है अंतिम प्रतिबिंब है, तो ये कोण है। इस कोण को मैं अगर बीटा से संकेत कर दूं, बीटा, तो मैंने बीटा से संकेत कर दिया। और इसी दूरी पर स्थित अगर मैं ले लूं कोई वस्तु, तो वो वस्तु ए बी होगा, और ए बी कितना कोण बना रहा है, अगर यहीं पे बनाएंगे तो वस्तु को ए बी बना करके यहाँ पे ए बी वस्तु बना दे, इतना बड़ा वस्तु है, उसको मैं यहाँ पे बोल दूं, या अलग से भी बना सकते हैं आपकी ए बी दूरी पर, उसको मैं बना दूंगा अभी, या आप यहीं पे भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान ये रखना है कि वस्तु जो है डी दूरी पर, ये डी दूरी है ना, तो डी दूरी पर स्थित वस्तु ले लेंगे, और वो जो आंख के ऊपर कोण बनाएगा, मतलब इतनी दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा, जब अभिदृश्यक और आईपीस नहीं है तो वस्तु जो आंख के ऊपर कोण बना रहा है, मतलब सीधा वस्तु को आप देख रहे हैं, तो जो कोण बन रहा है, आपको पता है कि वस्तु बहुत छोटी होती है तो आपको नहीं दिखता, मतलब आपके आंख के ऊपर बहुत छोटा कोण बनता है। जब छोटा कोण बनता है तो वस्तु नहीं दिखता, वो कोण बड़ा होता है तो वस्तु दिखने लगता है ना। तो जो आपका लेंस है उसका काम उस कोण को बड़ा करना है, जो ये दोनों मिलके करता है। आपका दिख ही रहा है, ये वस्तु जो है वो बहुत छोटा कोण बनाएगा अगर सीधा देखेंगे तो, है ना। तो ये मैंने यही तो लिखा है यहाँ पे कि ये क्या लिखा है, देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन डी दूरी पर निर्मित अंतिम प्रतिबिंब, डी दूरी, ये वाला डी दूरी पर निर्मित अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, ये वाला है, बी डबल डैश ए डबल डैश, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये जो प्रतिबिंब है आंख पे कितना कोण बना रहा है, तो ये बीटा कोण, उसीलिए मैंने लिखा आंख पर बनाया गया कोण बीटा, तथा उसी डी दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण उसी दूरी पे रख दें, तब जो आंख पे कोण बनता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने कहा ये वाली वस्तु को यहीं रख दीजिए और आंख पे कोण बना दीजिए, या यहाँ पे तो आंख है ही आपको और डी दूरी ये है, तो ये वस्तु को उठा के रख दीजिए, और वो जो कोण बनाता है जब दोनों लेंस नहीं होता है तो वो कोण बनाता है, उसको हमने अल्फा नाम दिया है, उसके अनुपात के बराबर होता है। तो m बराबर बीटा बटा अल्फा हो गया, इसको आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं और कोणीय आवर्धन भी बोलते हैं। ये कोण के रूप में हो रहा है इसलिए कोणीय आवर्धन बोलते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि छोटा कोण को ये बड़ा कोण करके बना रहा है ना। और अभी उसका हम अगर चित्र यहाँ पे बना के दिखाएं तो ये वाला चित्र अभी बनाएंगे थोड़ा देर में। तो ये हो गया डी दूरी पर निर्मित अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, और उसी डी दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। तो अगर मैंने पहले लिख दिया है, आप लोग कभी भी दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये मैंने लिखा है, इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, है ना। और अगर लिख लेते हैं तब तो ठीक है, इसलिए समझाते समय उसको समझ लीजिए, बाद में उसको पॉज करके देख लीजिए या लिख लीजिए उसको, ठीक है। अब जो है मैं इसमें यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, और मिटाने के बाद मैं जो अभी कहा आपको कि जब वस्तु जो है आपके डी दूरी पर रखा गया है तब उस समय जो प्रतिबिंब बना रहा है उसका क्या मतलब है। तो दो तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मैं वस्तु को उधर ही कर दूं,
तो मैंने ये कहा कि ये दूरी जो है आपका डी दूरी है ना, ये डी दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी मैंने जो ली है वो डी दूरी है। और ये डी दूरी पर यहाँ पे आंख है ना, ये आंख रखा हुआ है, आंख है। अब इसके ऊपर ये वस्तु जो ए बी है, ये तो इतनी छोटी सी वस्तु है, ए बी वस्तु है। और ये वस्तु जो है आपके आंख के ऊपर अगर ये बनाएंगे तो आपको पता है कि बहुत छोटा सा कोण बनेगा, ठीक है ना। तो इसको अगर स्केल से बनाएंगे तो अच्छा से बनेगा, बाकी मेरे हैंड से तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं कि कितना एंगल है। ये देख लीजिए। तो ये जो वस्तु ए बी है, ए बी हमने जो वस्तु लिखा था, ए इधर लिया था, बी इधर लिया था, जब बीच में कोई लेंस नहीं है, कोई लेंस नहीं है, तब जो आंख के ऊपर डी दूरी पर स्थित वस्तु है जो कोण बना रहा है, उसको मैंने क्या कहा, ये यही वाला कोण जो है इसको मैंने अल्फा लिया है। तो जब लेंस की सहायता नहीं हो तब आंख के ऊपर वस्तु द्वारा बनाया गया कोण ये अल्फा, जब लेंस की सहायता हो तो आंख के ऊपर बनाया गया कोण ये प्रतिबिंब द्वारा जो डी दूरी पे ही बन रहा है बीटा, बीटा बटा अल्फा को कोणीय आवर्धन कहते हैं। तो ये कोण बहुत छोटा कोण होता है, आपको पता है, और इसलिए इसका जो कोणीय आवर्धन है उसको हम लिख सकते हैं m बराबर क्या आया, देयरफॉर m बराबर बीटा बटा अल्फा आया। और कोण छोटा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा बराबर अल्फा होता है क्योंकि बीटा एवं अल्फा कोण छोटा है, अल्फा कोण छोटा है। तो हमने बताया आपको कि जब कोण छोटा होता है तो आप ये काम कर सकते हैं, है ना। आपको पता है साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है अगर थीटा बहुत छोटा होता है। तो m को बीटा अपॉन अल्फा, बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को टेन अल्फा बोल सकते हैं अगर दोनों कोण बहुत छोटा है। अब टेन बीटा क्या हो गया यहां से देखिए, तो टेन बीटा आपका यहाँ पे देखिएगा तो फिगर में आपका जो वैल्यू है उसके सेंस में यहाँ से और टेन अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो इन दोनों का वैल्यू जो है हमको निकाल के रखना है वहां पे, टेन अल्फा का और टेन बीटा का। तो टेन अल्फा और टेन बीटा का वैल्यू अगर लिखिएगा तो यहाँ से देख लीजिए, ये वाला त्रिभुज में ई बी डबल डैश ए डबल डैश में ये वाला जो त्रिभुज है आपका, है ना, ये टेन बीटा ये निकालिएगा तो बीटा के सामने वाला ये हो गया लंब ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना। तो लिख सकते हैं लंब ए डबल डैश बी डबल डैश बटा आधार, ये 90 डिग्री हो गया वो वाला त्रिभुज में, तो आधार ये वाला तो हो जाएगा ई और ए डबल डैश तो हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका आधार। तो आप लिख सकते हैं बी डबल डैश ई, लिख सकते हैं बी डबल डैश ये वाला बी डबल डैश ई, ठीक है ना। लंब बटा आधार हुआ, बीटा के सामने वाला लंब और बी डबल डैश ई आधार। और जो मैंने पीछे अल्फा कहा, अल्फा कहाँ बना रहा है, आंख के ऊपर, है ना, आंख के ऊपर अल्फा है तो अल्फा टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब तो ये भी हो गया, और ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आधार, ये तो 90 डिग्री हो गया तो ये आधार हो गया, जिसको आप कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस डी पे बन रहा है तो डी। और बी डबल डैश ई ये जो यहां से यहां दूरी है ये भी तो आपने डी ही दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश अब बटा डी, और ये हो जाएगा ए बी बटा डी, तो डी से डी कट गया, ये आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश अब बटा ए बी। आप यही फिगर को यहां भी बना सकते थे, इस ए बी को हम यहाँ पे बना लेते ए बी और यहां से ये वाला कोण खींच करके उसको अल्फा लिख देते, तब भी सही था। अदरवाइज अलग से भी बना सकते हैं कि ये वस्तु है आंख के ऊपर कोण बना रहा है तो इसको अल्फा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा m का वैल्यू ये आ गया, m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी, है ना। अब इसको अगर हम इसी को थोड़ा सा और लिख दें ऐसे, कैसे लिख दें, तो m का वैल्यू आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश अब बटा ए बी। हमने क्या किया, ए डैश बी डैश से ऊपर भी भाग दे दिया, ऊपर भी गुना कर दिया, नीचे भी गुना कर दिया। अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, इन दोनों को साथ कर लिया, गुना ए डैश बी डैश ये वाला अब बटा ए बी कर दिया, इन दोनों को साथ कर लिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसको कि क्या आ रहा है, तो आ रहा है
m बराबर, जरा देखिए तो a डैश b डैश ये है और ए बी ये है, ये जो a डैश b डैश है इसके द्वारा प्रतिबिंब बना है ना, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, तो इसने क्या किया, इसका प्रतिबिंब बड़ा बनाया, मतलब आवर्धन जो हो गया किससे मिला, ऑब्जेक्टिव से, तो इसको एम ओ बोलेंगे, तो ये हो गया एम ओ, ए डैश बी डैश, इसी को बोला था आपने प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, तो ये हो गया एम ओ, तो ये गुना के बाद जो है ए डैश बी डैश बटा ए बी वो एम ओ है ना, और ये ए डैश बी डैश है, मतलब इसके लिए ये वस्तु है और इसके लिए यही वाला फिर प्रतिबिंब है, मतलब ये हो गया प्रतिबिंब बटा ये हो गया वस्तु, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, तो इसने इसका प्रतिबिंब बनाया, तो इसने क्या किया, इस प्रति मतलब जो इसके लिए प्रतिबिंब था इसके लिए वस्तु है, तो इसने वस्तु के आकार को बड़ा कर दिया प्रतिबिंब के रूप में, तो प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार इसके द्वारा आवर्धन क्षमता होगा, तो एम ई हो जाएगा, तो इसको हम एम ई लिख सकते हैं, ये देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश ये हो गया, अब बटा ए डैश बी डैश ये हो गया, तो ये जो नेत्रिका है उससे आवर्धन मिला, और ये वस्तु का प्रतिबिंब ए बी का ए डैश बी डैश किसने बनाया था, अभिदृश्यक ने, तो ए डैश बी डैश हो गया बटा ए बी, तो एम ई इंटू एम ओ आपको आता है, मतलब क्या है, आवर्धन क्षमता जो होता है और एम ओ, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, एम ओ इंटू एम ई या एम ई इंटू एम ओ जो भी बोल सकते हैं, ये फाइनल आवर्धन क्षमता हमारा निकल के आता है, दोनों को गुना करते हैं, ये जो आवर्धन देता है वो और ये जो आवर्धन देता है, ये दोनों को गुना कर देंगे तो हमको कुल आवर्धन मिल जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इसने इतना आवर्धन किया, इसने इतना आवर्धन किया, तो कुल आवर्धन कितना होगा, दोनों को गुना कर देंगे, तो ये आया। अब जो है एम ओ और एम ई अलग अलग निकालेंगे और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अब उसको हम एक एक करके निकालेंगे, जहां भी आपको दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करिए और वहां से लिख लीजिए, मैं साफ साफ आपको जगह दे रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, जो आवर्धन क्षमता है एम का वैल्यू एम ओ इंटू एम ई निकालेंगे, तो सबसे पहले है हमारा वैल्यू एम ओ निकालना है ना, तो एम ओ कैसे निकालेंगे, अब इसको मिटा देते हैं, ये वाला जो वस्तु वाला जो था डी दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा आंख पे बनाया गया कोण, तो ये आपके पास तो होगा, इसको डायग्राम में बना लीजिएगा, है ना। अब एम ओ अगर ज्ञात करेंगे तो एम ओ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, तो ये है आपका एम ओ, कैसे निकालेंगे, ठीक है, एम ओ ज्ञात करना, या छोड़िए एम ओ का व्यंजक लिख लीजिए, एम ओ का व्यंजक, तो एम ओ क्या आया था, एम ओ क्या था आपका ऑब्जेक्टिव है, और ये जो एम ओ है इससे मिला आपको, है ना, और एम ओ मतलब क्या है, आवर्धन क्षमता किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, अभिदृश्यक के द्वारा, तो अभिदृश्यक के द्वारा जो आवर्धन क्षमता था क्या आया था, ए डैश बी डैश बटा ए बी, तो इसको लिखे थे ए डैश बी डैश बटा ए बी, अभी भी लिखा हुआ ही है, ए डैश बी डैश बटा ए बी एम ओ था, है ना, मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, एच डैश बटा एच बराबर क्या लिखाए थे, प्लस भी बटा यू, यही कहा था ना, तो ये देख लीजिए जरा, वस्तु का जो है यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो है भी जो है भी बटा यू, तो यहाँ से आपको पता है भी को जब मापिएगा तो किधर जाइएगा, तो इधर जाइएगा एक्स की दिशा में, तो एक्स की दिशा हो जाएगी भी यू बटा जो वस्तु है वो किधर है, इधर है, तो वस्तु की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, वो यूओ, लेकिन उसको माइनस में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस यूओ, तो क्या लिखिएगा माइनस वीओ बटा यू, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एम ओ की वैल्यू हो जाएगी माइनस वीओ बटा यू, जो आपका वस्तु क्या कहते हैं, जो आपका अभिदृश्यक लेंस है उसके द्वारा जो निर्मित हमारा जो प्रतिबिंब है उसका मैग्निफिकेशन कितना किया, अभिदृश्यक ने कितना इसको आवर्धित किया, तो आवर्धन क्षमता एम ओ जो है वो ए डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने इसका आवर्धन क्षमता निकाला, इसका आवर्धन क्षमता का मतलब ये वस्तु के प्रतिबिंब को ये बना दिया
बड़ा बनाए या छोटा बनाए, लेकिन हमने पढ़ा है कि आवर्धन क्षमता होता है प्रतिबिंब का आकार मतलब ए डैश बी डैश बटा वस्तु का आकार ए बी, और वो किसके बराबर होता है भी बटा यू। भी बटा यू मैंने प्रतिबिंब की दूरी, तो इसने प्रतिबिंब कहाँ बनाया भी ओ के ऊपर, है ना, किधर है एक्स की दिशा में है तो प्लस लेंगे, और वस्तु किधर है माइनस एक्स की दिशा में। वस्तु की दूरी को किससे संकेत किया यूओ से, क्योंकि अभी दृश्यक के पास है तो इसको माइनस यूओ लेंगे क्योंकि माइनस एक्स की दिशा है, तो वीओ प्लस हो गया क्योंकि ये प्लस एक्स की दिशा है, यूओ माइनस हो गया माइनस एक्स की दिशा है ना, तो ये हो जाएगा एम ओ। उसी तरीके से एम ई का व्यंजक अगर निकालेंगे तब क्या होगा, है ना, तो इसको एम ई का व्यंजक जो आई पी से उससे जो आपको प्राप्त हुआ, तो एम ई क्या है आपके लिए, तो एम ई आया था आपका कितना, इसने जो आवर्धन किया इस वस्तु का आवर्धन कर दिया ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा क्या आया था, तो ए डैश बी डैश, है ना, ये किसके बराबर होता है, तो आपने पढ़ रखा है कि वो होता है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी बटा यू के बराबर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, किधर है, तो माइनस एक्स की दिशा है, तो माइनस एक्स की दिशा को क्या लिखिएगा, तो माइनस भी ई लिख सकते हैं। अब बटा जो प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी ये हो गई, वस्तु की दूरी क्या है ये वाली, इसके लिए वस्तु तो ये है ना ये डैश बी डैश, तो ये वस्तु की दूरी हो गई माइनस एक्स की दिशा, तो माइनस यू ई लिखेंगे, और प्रतिबिंब इसे कहाँ बनाया यहाँ पे, वो भी माइनस एक्स की दिशा, तो आप माइनस बी लिख लीजिए या माइनस डी लिख दीजिए, तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी ई, और ये वस्तु की दूरी माइनस एक्स की दिशा है तो माइनस यू ई, है ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या लिखिएगा, ये इसी को भी ई की वैल्यू किसके बराबर है, तो डी के बराबर, तो डी लिख लीजिए, अब बटा यू ई हो गया, तो एम ई की वैल्यू आ गई दैट इम्प्लाइज एम ई बराबर डी बटा यू ई, ये आ गया। तो m का मान कितना हो गया, देयरफॉर m बराबर कितना था एम ओ गुना एम ई, तो क्या हो जाएगा m बराबर m का मान एम ओ का मान रखिएगा तो हो जाएगा माइनस वी ओ बटा यू ओ, और एम ई का मान क्या हो गया, तो डी बटा यू ई, एक फॉर्मूला ये आ गया m का। अब डी बटा यू ई का मान हम लोग फिर से निकालेंगे, ठीक है ना, तो लेंस सूत्र से लेंस सूत्र से क्या होता है एक बटा भी, है ना, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है बताइए, हाँ क्या होता है लेंस सूत्र, वन बाई भी माइनस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ एन होता है। तो यहाँ पे हम लेंस सूत्र जो है किसके लिए लगा रहे हैं, नेत्रिका के लिए, ठीक है ना, लेंस सूत्र से वन बटा भी माइनस वन बटा यू इज इक्वल टू वन बटा एफ होता है, देयरफॉर नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका जिसको आई पीस कह रहे हैं आप, आई पीस के लिए देख लीजिए ये जो भी की वैल्यू है ना, भी को क्या लिख रहे हैं आप, तो भी को लिख रहे हैं माइनस बी, ये लिख रहे हैं ना, भी ई बराबर भी ई हो गया, है ना, तो माइनस बी ई हो गया, इसी को माइनस बी लिखेंगे, कारण क्या है कि आप जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए इधर बन रहा है माइनस एक्स की दिशा में बन रहा है, तो माइनस एक्स की दिशा में होगा तो माइनस बी ई इज इक्वल टू माइनस डी लिखेंगे, तो ये भी का वैल्यू हो गया। यू किधर है इसके लिए, तो यू भी इधर ही है, तो उसको क्या लिखेंगे माइनस यू ई, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस यू ई होगी, और ये कैसा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो फोकस दूरी तो आई पीस के लिए अगर भी लिखिएगा तो एफ ही लिखेंगे, बड़ा फोकल लेंथ है तो एफ ई लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू जो होगी वो उत्तल लेंस के लिए हमेशा प्लस में होता है, तो कभी भी ध्यान रखना है कि एफ जो है वो माइनस में कभी नहीं लिखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब उसको हम ए वाला वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे दैट इम्प्लाइज क्या वन बटा भी का वैल्यू कितना है, तो माइनस बी है ना, फिर माइनस वन बटा यू का वैल्यू कितना है, तो माइनस यू है, इज इक्वल टू
एक बटा एफ, एफ का वैल्यू कितना है, भी आई पी नेत्रिका का फोकस जो होगा तो आई ई से संकेत करेंगे उसको, ठीक है। तो हो गया -1/d, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ui बराबर 1/f, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबको डी से गुना कर देता हूं सबको, ठीक है ना। तो अगर डी से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो जरा, डी से गुना करने पे तो इसको दोनों तरफ डी से दोनों ओर गुना करने पर तो डी से गुना, ये ध्यान रखिएगा ये वाला वैल्यू है ना। तो vo, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, m बराबर -vo बटा यूओ गुना डी बटा यू, ये वाला वैल्यू मैंने लिख दिया वहां पे, है ना। अब ये जो वैल्यू आ जाएगा गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बटा डी हो जाएगा, गुना कर रहे हैं तो प्लस डी बटा यू ई हो जाएगा, और ये डी बटा एफ ही हो जाएगा, है ना। अब ये d बटा डी तो 1 हो जाएगा, तो हो गया -1 प्लस डी बटा यू इज इक्वल टू डी बटा एफ, है ना। इस एक को उधर ले जाइए तो हो जाएगा d बटा यू बराबर 1 प्लस डी बटा एफ, और यहाँ d बटा यू ही है, ठीक है ना। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला कितना था, तो m बराबर -vo बटा यूओ गुना डी बटा यू ये था, है ना। अब हमारा कितना आ गया वैल्यू, जरा देखिए तो, हमने d से गुना कर दिया, तो गुना करिएगा तो यहाँ भी गुना हो जाएगा d बटा डी, है ना। ये तो हो जाएगा d बटा डी गुना होगा, तो d बटा डी हो जाएगा, और प्लस डी बटा यू होगा इज इक्वल टू डी बटा एफ होगा। डी से हमने सब में गुना कर दिया दोनों ओर, तो हो गया माइनस डी बटा डी प्लस डी बटा यू इज इक्वल टू डी बटा एफ, ये हो गया 1 के बराबर, ये हो गया डी बटा यू, ये हो गया डी बटा एफ, है ना। इस डी बटा यू, ये डी बटा डी 1 हो गया, ये -1 आएगा, इसको इधर कर दिया तो हो जाएगा +1 प्लस डी बटा एफ, मतलब डी बटा एफ, और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस डी बटा एफ हो गया। डी बटा यू बराबर, ये डी बटा यू इधर ही रह गया, और ये डी बटा यू यहाँ है, ये वाला जो दिख रहा है उसमें, है ना, ये यहाँ, तो m में उसका मान रख देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा वैल्यू, तो लिखेंगे देयरफॉर m बराबर, तो आपका m का मान, चूंकि m बराबर कितना था, तो m बराबर ये था -vo बटा यूओ इंटू डी बटा यू, ये था। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, देयरफॉर m बराबर -vo बटा यूओ, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी बटा ए। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको, है ना, ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो -vo बटा यूओ, है ना, ये ध्यान रखना आपको, ये वाला वैल्यू ये फॉर्मूला में आता है, ठीक। तो ये आपका आ गया, जो मैग्निफिकेशन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकाला जाता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो आवर्धन क्षमता है उसको प्राप्त करें, उसके कार्य विधि को समझाएं, है ना, और उसका जो है संरचना बनाए, और एक स्पष्ट चित्र द्वारा उसको उसकी व्याख्या करें और उसकी आवर्धन क्षमता निकालें, ये ध्यान रखना है। अब इस अवस्था में एक चीज और है कि अभिदृश्यक यहाँ है आपका और नेत्रिका यहाँ है, अभिदृश्यक यहाँ है और नेत्रिका यहाँ है, तो उस समय दोनों के बीच का जो लंबाई होगा वही नली की लंबाई होगी, ट्यूब की लंबाई होगी। तो vo ये वाला हो गया, ue ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, नली की लंबाई, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई जो होगी इस अवस्था में वो vo प्लस ue के बराबर होगा। तो दोनों का इस अवस्था में अगर पूछ दिया जाए कि दोनों के नली की लंबाई या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी, या केवल सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पूछ दे, तो इस अवस्था में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी
की लंबाई या नली की लंबाई, ये भी बोल देता है, ठीक है ना, नली की लंबाई या नली की लंबाई, या रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहां से देख रहे हैं ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक लेंस यहाँ एक लेंस यहाँ है, इसने बनाया जो प्रतिबिंब वो यहाँ बनाया तो VO हो गया, और ये इस यहाँ से कितनी दूरी पे है, UE हो गया, तो दोनों के दूरी को जोड़ दीजिए। इसमें ध्यान रखना है कि इसको माइनस प्लस नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी को हम हमेशा प्लस में लेते हैं। तो VO कह सकते हैं, VO को भी प्लस में लेंगे, UE को भी प्लस में लेंगे, तो ये जो है उसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा केस होता है जो मैंने कहा कि अभिदृश्यक के फोकस के बहुत नजदीक अगर वस्तु को रखा जाए और इसका फोकस भी दूर, मतलब इसका फोकस बड़ा हो इससे, लेकिन इतना छोटा हो कि ये वाला जो आपका जो VO है उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो उस समय दोनों के जो बीच की लंबाई है ना, वो जब VO से बहुत छोटा होता है ना, उसको मैं लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, क्योंकि फिर वो उसमें टाइम लगेगा। अब हमने देखिए एक केस और लिया कि यदि, ये तो आपको बता दिया मैंने कि दोनों लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई या नली की लंबाई बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यदि वस्तु अभिदृश्यक के फोकस दूरी FO डैश के बिल्कुल निकट, काफी निकट स्थित हो, तो मैंने बोला भी था कि वस्तु को FO डैश के काफी निकट रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, UO करीब करीब FO के बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा UO करीब करीब FO के बराबर हो जाएगा, तो आप UO को FO भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर तथा नेत्रिका की फोकस, मतलब ये जो नेत्रिका की फोकस दूरी जो FE डैश है, ये वाला जो फोकस दूरी है, ये इस VO की अपेक्षा काफी छोटी हो, काफी छोटी होने का मतलब है VO जो है ये FE कम होगा तो ये VO के करीब करीब बराबर ही हो जाएगा, है ना, ये काफी छोटा होगा VO, तो VO जितना दूर बनेगा उससे ये काफी छोटा है, इसका मतलब है कि ये जो VO है वो दोनों नली की लंबाई जो होती है वो VO के करीब करीब बराबर हो जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु जो है FO के काफी निकट हो और नेत्रिका की फोकस दूरी VO की अपेक्षा बहुत छोटी हो, तो FE का मान क्या हो जाता है, VO, तो उस अवस्था में जो अभिदृश्यक है और नेत्रिका है, मतलब OE की जो लंबाई है उसको VO के बराबर ही मान लिया जाता है, उसको L लिखते हैं, और नेत्रिका मतलब जो OE है, मतलब नली की लंबाई जो है L, वो VO के करीब करीब बराबर हो जाता है, तो वही चीज लिखेंगे, अर्थात ये हो तो, अर्थात ये तो, ये आप लोग लिखिएगा, ये तो लिख ही चुके होंगे, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे FE अगर बहुत छोटा हो तो नली की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की जो नली की लंबाई होती है, तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, अब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई में क्या जोड़ते हैं, दोनों को, मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच, तो ये क्या हो गया OE, है ना, इसको अगर L मानते हैं, नली की लंबाई को L मानते हैं, तो इसको जो VO है, अभी बताया था आपको VO के लगभग बराबर मान लिया जाता है, लगभग बराबर मान लिया जाता है, मतलब ये वाला जो हमने लिखा है, यदि अभी वस्तु अभिदृश्यक के फोकस दूरी FE, अभिदृश्यक के फोकस दूरी FO डैश के काफी निकट स्थित हो, तो UO बराबर FO, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE VO की अपेक्षा बहुत छोटी हो, अर्थात FE इज वेरी वेरी स्मॉलर देन FVO, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो OE होती है उसको L लिखते हैं, उसको लगभग VO के बराबर मान लेते हैं, और इस स्थिति में क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए M का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर M बराबर माइनस VO को क्या मान लिया आपने, तो VO को मान लिया L के बराबर, तो L हो जाएगा, UO को क्या मान लिया, FO मान लिया, देखिए
ईओ को एफओ मान लिया, वीओ एल के बराबर लगभग हो जाता है, तो एल हो गया वीओ, है ना। तो यहाँ पे या तो लिख देता हूं मैं, इस स्थिति में देयरफॉर वीओ को आपने करीब करीब एल मान लिया, यूओ को करीब करीब एफओ मान लिया, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एम बराबर, देयरफॉर एम बराबर क्या था, तो एम बराबर था माइनस वीओ, वीओ का मतलब एल हो गया, अब बटा क्या था, तो यूओ था तो एफओ हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया था 1 प्लस डी बटा एफ ई, तो 1 प्लस डी बटा एफ ई वो रह गया। ये वाला फॉर्मूला भी आपको आता है। तो माइनस एल क्या है, नली की लंबाई, नली की लंबाई का मतलब अभिदृश्यक और आई पीस के बीच की लंबाई, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके आप लोग को बनाया है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता, और इतना करने के बावजूद भी 1 घंटे 5 मिनट का बन चुका है, अभी और लेट ही होगा। मतलब ये है कि आपका जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है 5 नंबर का क्वेश्चन में इस बार एकदम आने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, है ना, और ये एकदम 100% आएगा। एक मैंने आपको इस अध्याय में बताया लेंस मेकर फॉर्मूला, वो आएगा, फिर ये भी आएगा, दोनों भी आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको 3 क्वेश्चन करना है तो आप किरण प्रकाशिकी का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ेंगे, और तरंग वाला क्वेश्चन कर लेंगे, तो हो सकता है आपसे 2 ही चैप्टर से तीनों क्वेश्चन आप लिख सके। तो ध्यान रखना है कि यह 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एकदम करके जाना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इसके बाद जो है आपका दूरबीन, जिसको खगोलीय दूरबीन बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो भी करना है। तो 3 इससे करेंगे, एक प्रिज्म वाला है, 4 करेंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल एकदम इस बार 100% जिसको कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आप 3 क्वेश्चन में एक चैप्टर से ही 2 क्वेश्चन कर लिए आप। तो मतलब ये है कि ये जो है आपसे आ सकता है 5 नंबर में, और वही बोलेगा आवर्धन क्षमता निकालिए, तो आवर्धन क्षमता आपको निकाल के देना है, ठीक है ना। तो सारा वो आता है कि एक स्पष्ट चित्र द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बनावट को, कार्यविधि को और उसकी आवर्धन क्षमता को निकाल के बताइए, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। इसको एक बार देखिएगा, कहीं पे भी दिक्कत हो तो उसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, उसके बाद सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।